और कैसे हो? बढ़िया हो? चलो बहुत बढ़िया। क्लास स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन चैप्टर अब मैंने फिनिश कर दिया थ्योरी। उसके क्वेश्चंस ले रहे हैं। और अभी लास्ट क्लास में अपन ने काफ़ी अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखे। सबसे पहले अपन जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं उनका क्वेश्चन बैंक ले रहे हैं। जैसे कल एक सवाल किया था ये मोलारिटी निकालने का, और सवाल में क्या था, बस हमें Na2CO3 का डिसोसिएशन जो है उसको भी कंसिडर करते हुए सवाल को सॉल्व करना था। तो यहाँ पे Na प्लस के और CO3 2 के जो मोलारिटी है दोनों के लिए वो अलग अलग आएगी। बस लॉजिक क्या था कि मोलारिटी होती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालोगे, यहाँ पे Na2CO3 क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो पूरी तरह से 100% डिसोसिएट हो जाएगा, और उससे Na प्लस और CO3 2 के मोल्स आ गए, और उन मोल्स में वॉल्यूम का डिवाइड कर दिया, मोलरिटी आ गई। ये भी क्वेश्चन पिछले वाला जैसा ही है। फिर यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ हमने किया कि 100 ml 0.1 मोलर AgNO3 को सॉल्यूशन को मिलाया है हमने 100 ml 0.2 मोलर AgBr सॉल्यूशन के साथ। तो फाइंड मोलैरिटी ऑफ ईच आई इन फाइनल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे AgNO3 का भी डिसोसिएशन शो कर दिया हमने, AgBr का भी डिसोसिएशन शो कर दिया, और मैंने पूरा बताया कि किस प्रकार AgNO3 के और AgBr के मिलीमोल्स से हम Ag प्लस NO3 और Ag प्लस Br के अलग अलग मिलीमोल्स कैलकुलेट किए। फिर Ag प्लस के टोटल मिलीमोल्स कैलकुलेट किए, और NO3 के भी टोटल मिलीमोल्स और Br माइनस के भी टोटल मिलीमोल्स। उन सब में हमने क्या किया, जो टोटल वॉल्यूम है सॉल्यूशन का उसका डिवाइड कर दिया, तो सभी आयंस की इंडिविजुअल कंसेंट्रेशन आ जाती है। ये सवाल भी एक बहुत अच्छा सवाल था कि 95% कोई CH3 प्योर है तो उसको HCl के साथ 0.5 मोलर HCl 50 ml HCl के साथ रिएक्शन करने के लिए कितना हमें मास चाहिए होगा। तो रिएक्शन हमें काम में लेनी है CH3 प्लस 2HCl गिव CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O। CH3 का 1 मोल इसके 2 मोल से रिएक्ट कर सकता है, ये स्टैंडर्ड स्टोइकियोमेट्री कहती है। फिर हमें क्वेश्चन में गिवन है इसके, हमने निकाले HCl के कितने मिलीमोल गिवन है, 25 मिलीमोल गिवन है। तो 25 मिलीमोल पूरे के पूरे खर्च हो इसके लिए CaCO3 के कितने चाहिए, 12.5 मिलीमोल्स चाहिए। तो मास कितना रिक्वायर्ड होएगा 12.5 मिलीमोल्स को, इसका मोलर मास 100 से मल्टीप्लाई कर दिया 1.25 ग्राम। लेकिन ये 1.25 ग्राम किससे आएगा, कोई 95% प्योर सॉल्यूशन से आएगा, तो x का 95% कितना होना चाहिए, 125 होना चाहिए, ग्राम होना चाहिए। तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है, 1.31 ग्राम आ जाती है। फिर ये सवाल था कि N/7 H2SO4 सॉल्यूशन है, उसके 150 ml में H2SO4 का मास कितना होगा। तो हमें पहले नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकाले, फिर H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट कैसे आता है, मोलर मास अपॉन वैलेंस फैक्टर से। फिर मास कैसे आएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट में इक्विवेलेंट वेट का मल्टीप्लाई कर दो, जैसे मोल कंसेप्ट चलता है वैसे ही इक्विवेलेंस वाला कंसेप्ट चलता है। फिर हमने ये सवाल किया कि हाउ मच वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर CuSO4 सॉल्यूशन इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद एक्सेस टैंक प्रोड्यूस 31.75 ग्राम कॉपर एच पर द रिएक्शन दे रखी है, और इतना कॉपर प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितना वॉल्यूम चाहिए होगा CuSO4 का। तो देखो सिंपल सा सवाल था कि कॉपर हाफ मोल पैदा करना है, तो कॉपर सल्फेट कितना चाहिए, हाफ मोल चाहिए। अब हाफ मोल कैसे चाहिए होगा, मोलैरिटी में वॉल्यूम का मल्टीप्लाई करें और क्या आ जाना चाहिए, हमारा हाफ मोल आना चाहिए। तो इससे सीधा वॉल्यूम कितना आ गया, 5 लीटर आ गया। बहुत ही आसान सवाल पर ट्रिकी सवाल था। फिर ये था कि 10% वेट बाई वॉल्यूम है कोई ग्लूकोज का सॉल्यूशन, तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन विच 2 ग्राम मोल ग्लूकोज इज डिजॉल्व्ड। मोलर मास ग्लूकोज का 180 दे रखा है। तो हम वेट ऑफ ग्लूकोज कैसे निकाला, ये 2 मोल की तरह लेना है, 2 × 180/V, जो कि है वो कितना हो गया 10% कर दिया, तो V की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 3.6 लीटर आ जाएगी। ठीक है, फिर भी कुछ PYQs करने बैठे थे। इसमें पहला था कि कंसंट्रेटेड एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड इज 98% H2SO4 by mass and has a density of 1.80 gram per ml. Volume of acid required to make 1 liter of 0.1 molar H2SO4 solution is। तो हमें H2SO4 का 1 लीटर सॉल्यूशन बनाना है,
वो चेक करते हैं कि और उसकी मोलैरिटी कितनी होनी चाहिए, 0.1 मोलर होनी चाहिए। तो हमें चाहिए मास ऑफ H2SO4। मान लो जो हमारा सॉल्यूशन है जिसकी डेंसिटी 1.8 ग्राम पर ml है, उसका VmL सॉल्यूशन लिया, तो ये तो क्या आ गया, उसका मास आ गया उस सॉल्यूशन का। लेकिन उसमें से केवल 98% ही क्या है, H2SO4, तो इनटू क्या कर दिया, 98/100 कर दिया। तो ये तो क्या गया, मास ऑफ H2SO4, उसको मोल में बदलने के लिए 98 उसके मोलर मास का डिवाइड कर दिया। और ये सब किसके बराबर होना चाहिए, 0.1 मोलरिटी के बराबर होना चाहिए। इसको जब सॉल्व करेंगे तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, यहाँ से 5.55 ml आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था मिक्सचर ऑफ टू सॉल्यूशंस की मोलरिटी का, है ना। यहाँ तक हमने किया था। अब इस सवाल को आगे करते हैं। देखिए नेक्स्ट कुछ कंसंट्रेशन से रिलेटेड सवाल को और सॉल्व करते हैं। ठीक है, जब इस सवाल को सॉल्व करते हैं, क्या है सवाल, हाउ मेनी ग्राम ऑफ ए डायाबेसिक एसिड, है ना। डायाबेसिक एसिड है, डायाबेसिक का मतलब क्या, वो कितने दे सकता है, OH माइनस, 2 OH माइनस दे सकता है। डायाबेसिक एसिड है, एसिड है तो 2H प्लस दे सकता है, ठीक है ना। मतलब बेस के 2 मोल को वो न्यूट्रलाइज कर सकता है, और है कि एक्चुअल में एसिड है। डायाबेसिक एसिड का मतलब 2H प्लस दे सकता है। जिसका मोलर वेट दे रखा है 200, should be present in 100 ml of the aqueous solution to give 0.1 normal solution। हमें देखो क्या दे रखा है कि उसका नॉर्मेलिटी दे रखा है 0.1। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोलर वेट अपॉन बैलेंस फैक्टर, इनटू क्या होता है, वॉल्यूम ले लेते हैं किसमें, लीटर में। ये नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन में हमें नॉर्मेलिटी गिवन है, कितनी गिवन है, 0.1 गिवन है साहब, गिवन है। अब गिवन मास, हमें उसी का मास तो निकालना है कि भी कितने ग्राम चाहिए। मान लो x ग्राम चाहिए, है ना। अब मोलर वेट कितना दे रखा है, 200 ग्राम, और बैलेंस फैक्टर कितना दे रखा है, डायबेसिक है तो 2 हो गया। ठीक है, शुड बी प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ दैट एक्वस सॉल्यूशन। तो उसका कितना, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना दे रखा है, 100 ml। उसको लीटर में बदलने के लिए 1000 का डिवाइड कर दिया, तो ये पूरा एक्सप्रेशन बन जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें जो रिक्वायर्ड मास है उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो देखो कितना आएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, ये हो गया 10, 10 को उधर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से x की जो वैल्यू होती है वो 1 ग्राम आ जाएगी। कितना आया, 1 ग्राम, ये आंसर जाएगा। तो फर्स्ट ए इज करेक्ट आंसर। समझ में आया, कर सकते हैं ना ऐसे सवाल, है ना। सीधा नॉर्मेलिटी का जो फॉर्मूला है उसमें देखो सब चीजें दे रखी है आपको, बस कंसंट्रेशन के जो सवाल होते हैं उस पर लैंग्वेज समझना आनी चाहिए। लैंग्वेज थोड़ी सी क्या आगे पीछे ऊपर नीचे इस तरह से घुमा फिरा के होती है, तो वो बात आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी होती है कंसंट्रेशन टर्म्स के सवाल सॉल्व करते समय। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट ये सवाल करो, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 1.5 नॉर्मल H2O2 सॉल्यूशन इज। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2SO4 की क्या होगी, वॉल्यूम स्ट्रेंथ, है ना। वॉल्यूम स्ट्रेंथ वाला पार्ट अपन नहीं देख रहे एक बार, क्योंकि बहुत ही पहले आते थे ऐसे सवाल। नेक्स्ट आगे, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 100 ml सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन टू डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन। ये देखो सवाल कर सकते हैं हम, ये डाइल्यूशन फॉर्मूले पे बेस्ड है। देखो हमें वाटर की रिक्वायरमेंट पूछी है कि कितना वाटर चाहिए, है ना। 100 ml सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन को हमें किसमें बदलना है, डेसी नॉर्मल। सेमी नॉर्मल का मतलब क्या हो गया, हाफ नॉर्मल सॉल्यूशन है, बताया था मैंने, हाफ एन जब होता है वो सेमी नॉर्मल होता है। और डेसी नॉर्मल क्या होता है, 1/10 एन होता है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि कितना हमें वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड। तो देखो क्या होगा, जब भी डाइल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूट के जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है वो क्या रहने वाले, सेम रहने वाले। डाइल्यूशन के दौरान
नंबर ऑफ मोल्स या फिर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या रहते हैं, हमेशा सेम रहते हैं सॉल्यूट के। तो वाटर तो क्या है अपना सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट कितना ही मिला दो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो क्या रहने वाले हैं, सेम रहने वाले हैं। फिर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट क्या रहने वाले हैं, सेम रहने वाले। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो गया, ये हो गया N1 V1 और N2 V2। ये एक फॉर्मूला हो गया। देखो पहले जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स थे वो डाइल्यूशन के बाद में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स के बराबर, N1 V1 बराबर N2 V2। पहले नॉर्मेलिटी कितनी है, ये है 1/2। पहले वॉल्यूम कितना है 100 ml। अब नॉर्मेलिटी कितनी है 1/10 है। अब वॉल्यूम कितना हो गया, कुछ 100 में x ऐड कर दिया हमने। यही तो कह रहा है कि कितना एक्स्ट्रा, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है ना, कितना एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड होएगा, या फिर ये टोटली बोल रहा होगा, या तो सीधा एक बार चलो x की वैल्यू निकाल लें कि देखो 100 ml तो ऑलरेडी है और हमें कितना पानी चाहिए, यानी एक्स्ट्रा वाटर ही पूछ रहा है। तो 100 + x कर दिया। सीधा x मत करना, सीधा x करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। 500 ml आंसर आएगा, जो कि आंसर नहीं होएगा। डायरेक्टली आप 1/10 इंटू 100 इंटू एक्स करोगे ना, तब तो क्या आ जाएगा, फाइनल वॉल्यूम आएगा 500 ml, है ना। जैसे मान लो मैं इसको ये कर देता कि फाइनल V2 देखो कितना है, तो यहाँ से V2 को जब सॉल्व करोगे तो V2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 500 ml आ रही है। तो ये तो फाइनल वॉल्यूम है ना। 500 भी दे रखा है क्वेश्चन में, पर 500 आंसर नहीं है, क्योंकि 400 ऑलरेडी था, सॉरी 100 ऑलरेडी था। तो एक्स्ट्रा वॉल्यूम जो है नीडेड कितना है, एक्स्ट्रा वॉल्यूम नीडेड तो कितना नीडेड है 500 में से 400 घटा दिया, सॉरी 100 घटा दिया, तो कितना आ गया 400 ml। ये आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात, क्लियर है क्या चीज। तो हमें 400 ml एक्स्ट्रा और चाहिए। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द मास ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड व्हेन 500 ml 16.9% AgNO3 को सॉल्यूशन को मिक्स किया 50 ml 5.85% NaCl सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू रिएक्शन। देखो ये जो प्रेसिपिटेशन वाली रिएक्शन है वो क्या होती है कि जब AgNO3 को किसके साथ, NaCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ से प्रोडक्ट क्या बनता है, एक तो बनता है NaNO3 प्लस बनता है AgCl। ये रिएक्शन होती है। और ये जो प्रेसिपिटेशन होता है ना, ये किसका होता है, AgCl का होता है। किसका होता है, ये AgCl क्या करता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है, नीचे इसकी पपड़ियां बन जाती है इस रिएक्शन में। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि व्हाट इज द मास ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म। तो AgCl का कितना मास यहाँ पे फॉर्म होगा। ठीक है, AgCl का कितना मास यहाँ पे फॉर्म होगा। 50 ml 16.9% AgNO3 सॉल्यूशन, अब 5.85% NaCl सॉल्यूशन। ट्राई करो। देखो क्वेश्चन में 50 ml दिया रखा है 16.9% AgNO3 और 50 ml दे रखा है 5.85% NaCl सॉल्यूशन, है ना। तो यहाँ पर परसेंटेज दे रखा है, तो कौन सा परसेंटेज है, वेट बाय वेट है, वेट बाय वॉल्यूम है, ये क्या है, समझ में आई बात। देखो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का तो कोई सेंस लगभग होता नहीं है, क्योंकि सॉल्यूट का कोई वॉल्यूम होता नहीं है ना। ऐसे केस में या तो ये वेट बाय वेट होगा या फिर वेट बाय वॉल्यूम होगा। यहाँ पे हमें 50 ml आगे दे रखा है, तो आप ये बात मान के चलना, ये क्या दे रखा है अपन को, वेट बाय वॉल्यूम ही दे रखा है। इसका मतलब क्या है, 16.9% AgNO3 का मतलब क्या है कि ये 100 ml सॉल्यूशन है ना, उसमें 16.9 ग्राम किसके होंगे, AgNO3 का। समझ आई बात, यही मतलब है इसका। ठीक है, तो हमारे पास जो मास है AgNO3 का, अगर हम देखें मास ऑफ AgNO3, मास ऑफ AgNO3 कितना है 16.9 इंटू 16.9 अपॉन 100 इंटू 50 कर दो। हमें AgNO3 का मास निकालना है, तो क्योंकि 100 ml में होता है 16.9, तो 50 में कितना होगा 16.9 डिवाइडेड बाय 100 इंटू
50, तो कितना हो जाएगा 8 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, या फिर मैं 16.9 डिवाइडेड बाय 2 ग्राम। ये तो है हमारा AgNO3 का मास। फिर देखो इसका मास देखते हैं NaCl का। इसी तरह से मास ऑफ NaCl, है ना। अब मास ऑफ NaCl कितना, अच्छा मास ऑफ NaCl से पहले अपन एक काम और कर सकते हैं, हम AgNO3 का मोलर मास भी देख सकते हैं। तो AgNO3 का मोलर मास कितना आ रहा है बताओ, 108 प्लस 14 प्लस 48 कितना आ रहा है AgNO3 का मोलर मास, ऐड करो। Ag का 108 ले लीजिए, है 170 आ रहा है। देखो 170 आ रहा है, ये कितना है 16.9 है, मतलब ये 17 के आसपास है। तो एक्चुअल में एग्जैक्ट देखे ना तो ये कितना होता है 169 होता है लगभग, ताकि अपने यहाँ पे मोल्स की कैलकुलेशन में थोड़ा आसानी हो जाएगी, है ना। तो ये 169 पॉइंट समथिंग होता है, और 170 अपन ले लेते हैं क्योंकि ये 107.8 के करीब होता है ये वाला। 108 एग्जैक्ट नहीं होता Ag का मास, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन के लिए अपन इसको क्या ले लिया 169 ले लिया। अब NaCl का दूसरा NaCl का तो कितना होता है मास, मोलर मास। NaCl का कितना होता है 23 प्लस 35.5 कितना हुआ 58.5 होता है। ये हो गया 58.5 NaCl का। तो यहां पर देखो अपना मोल्स ऑफ AgNO3 कितना है, मोल्स ऑफ AgNO3 कितने हैं 16.9 बाई 2 डिवाइडेड बाई क्या 169, तो कितना है 1/20 मोल्स है ना। AgNO3 के मोल्स आ गए। अब NaC क्योंकि मोल्स क्यों निकाल रहे हैं, ताकि अपन क्या कर सके स्टोइकियोमेट्री में देख सकें कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, और उसी के अनुसार क्या होगा AgCl का फिर अमाउंट हम डिसाइड कर पाएंगे कि AgCl कितना बनेगा। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं मास ऑफ NaCl, मास ऑफ NaCl। तो NaCl का मास कितना है वो भी देखो 5.85 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 50, तो ये भी कितना हो जाएगा 5.85 डिवाइडेड बाय 2 ग्राम हो जाएगा। और मोल्स ऑफ NaCl देखें, मोल्स ऑफ NaCl, तो ये कितना हो जाएगा 5.85 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 58.5, तो क्या ये भी 1/20 मोल्स नहीं हो रहा, क्या हो रहा है नहीं हो रहा बताओ, 1/20 मोल्स ये भी हो रहा है। तो NaCl भी 1/20 मोल्स है, और AgNO3 भी क्या है 1/20 मोल्स है। तो यहाँ पे अब देखो दोनों एक एक मोल ही है, एक तरह से इक्वल मोल्स हैं। अगर इसका एक मोल होगा, इसका एक मोल होगा, तो इसका एक मोल बनेगा और इसका एक मोल बनेगा। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है इसका 120 है, इसका भी 120 है, तो इसका क्या इतना बनेगा 120 मोल्स ही बनेगा ना, बनेगा ना। तो इसका 1/20 मोल्स बनेगा। तो मास ऑफ AgCl देख लेते हैं कितना हो जाएगा, मास ऑफ AgCl फॉर्म्ड। तो AgCl कितना बनेगा, AgCl के नंबर ऑफ मोल्स में AgCl का मोलर मास बताओ कितना हो गया फटाफट, 108 प्लस 35.5 कितना हुआ, हम्म, 108 में जब आप 35.5 जोड़ोगे कितना रहे 143.5 आ रहा है पक्का। तो 143.5 में हम डिवाइड ही कर देते, देखो एक जीरो इधर देंगे तो कितना हो जाएगा 14.35 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ जाएगा 7.17 ग्राम, 7.17 ग्राम के पास आ जाएगा, है ना। तो इतना ये आंसर हो गया, लगभग इतना आ जाएगा। ओके
7.125 ग्राम है, तो ये इतना ही लगभग आ जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो ध्यान से समझना, देखो इस सवाल में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आप तसल्ली से करने बैठोगे तो आराम से हो जाएगा। आपको क्या दे रखा है? परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम दे रखा है दोनों का, है ना? तो जब भी अपन को ऐसे सवाल करने हो जिसमें रिएक्शन इन्वॉल्व हो, तो आपके लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या रहता है? आप जो भी रिएक्टेंट्स हैं उनकी जो मोल्स में अमाउंट है उसे निकाल लीजिए, है ना? मोल्स में अमाउंट निकाल लेंगे तो हम स्टोकियोमीटर का यूज़ करते हुए रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से किसी की भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट दोनों के नंबर ऑफ मोल्स क्या हैं? सेम है। अगर सेम नहीं होते तो हम स्टोकियोमेट्री से चेक करते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग हम फाइनल प्रोडक्ट फॉर्मेशन बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द नॉर्मेलिटी ऑफ 0.1 मोलर H3PO4 सॉल्यूशन इज, H3PO4 सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी क्या होगी? अब देखो ये HP3O4 और वगैरह है ना, इसका हमें क्या चाहिए भाई? नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में एक रिलेशन देखा था हमने, क्या था? हम्म, है H3PO4। देखो जो फॉस्फोरस के एसिड्स होते हैं, जैसे H3PO4 है, यहाँ पे हमें एक ही बात देखनी है कि इसका वैलेंस फैक्टर कितना होता है ना? वैसे सीधा दिख रहा है कि हाइड्रोजन 3 है तो वैलेंस फैक्टर इसका कितना होगा? 3 होगा। लेकिन आपको मैं कुछ स्ट्रक्चर्स बता देता हूँ, जैसे H3PO4 है तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होता है? देखो, P फॉस्फोरस पेंटावेलेंट है, क्या है? पेंटावेलेंट। तो ऑक्सीजन तो 2 ले गया, और 3 कौन ले जाते हैं? OH ले जाते हैं ऐसे। तो ये स्ट्रक्चर होती है H3PO4 की। 3 ऑक्सीजन, एक 4 हो गए। तो यहाँ पे देखो, O के साथ जो हाइड्रोजन अटैच है वो इजीली अवेलेबल होगा डोनेट होने के लिए। तो 1, 2 और 3, तो इसका वैलेंस फैक्टर कितना होता है? 3 होता है H3PO4 का। अब H3PO4 का ये है, हो गया वैलेंस फैक्टर। और देखें तो H3PO3 का देखें तो ऑक्सीजन कितने हैं अपने पास? 3 ही है। तो ऐसे केस में देखो इसकी स्ट्रक्चर समझना ध्यान से। P डबल बॉन्ड O, एक OH हो गया, दूसरा भी OH हो गया। अब 3 ऑक्सीजन तो खर्च हो गए, और हाइड्रोजन कितने खर्च हुए? 2 ही खर्च हुए। तो तीसरा हाइड्रोजन क्या होगा? फॉस्फोरस से डायरेक्ट अटैच हो जाएगा। अब देखो हमारा वैलेंस फैक्टर के लिए ये ऑक्सीजन जो है ना, ये हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होगा जो फॉस्फोरस से डायरेक्टली अटैच्ड है। जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच्ड है वही क्या होगा? हमारा एसिडिक हाइड्रोजन होगा H+ देने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बॉन्ड होगा, क्योंकि वो सीधा फॉस्फोरस से बना हुआ है, तो इजीली ब्रेक हो नहीं पाता। तो यहाँ पे बात ध्यान रखना कि यहाँ पे केवल 2 ही एसिडिक हाइड्रोजन है, तो इसका बैलेंस फैक्टर कितना होता है? H3PO3 का 2 होता है। ठीक है, फिर बात करें H3PO2 की, H3PO2, तो इसका बैलेंस फैक्टर कितना आ जाएगा? इसमें देखो क्या हो जाता है? फॉस्फोरस डबल बॉन्ड O, ये एक OH इसको दे दिया हाइड्रोजन। अब दोनों ऑक्सीजन पूरे हो गए, एक हाइड्रोजन इधर लग जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर लग जाएगा। तो यहाँ पर केवल एक ही हाइड्रोजन अवेलेबल होता है बैलेंस फैक्टर के लिए। तो बैलेंस फैक्टर कितना है इसका? 1 है। समझ में आई बात? तो H3, ये फॉस्फोरस के एसिड्स कहलाते हैं, है ना? ये फॉस्फोरस के एसिड्स होते हैं। इसमें H3PO4, PO3, PO2, इन तीनों का वैलेंस फैक्टर अलग अलग होता है। तीनों में हाइड्रोजन 3 दिख रहे हैं, पर कोई एसिड की तरह कितने हाइड्रोजन दे पाएगा, ये एक लिमिटेशन होता है, ये एक थोड़ा अपवाद रहता है इसमें। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। हमारे केस में वैलेंस फैक्टर कितना है? 3 ही है। अब मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी निकालनी हो, मोलैरिटी दे रखी हो, तो क्या रिलेशन होता है नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का? नॉर्मेलिटी बराबर क्या होता है? मोलैरिटी इंटू वैलेंस फैक्टर होता है क्या? बताओ, होता है ना? नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी में, सॉरी, नॉर्मेलिटी बराबर क्या होता है? मोलैरिटी इंटू वैलेंस फैक्टर होता है, बिल्कुल। तो नॉर्मेलिटी कैसे आ जाएगी? मोलैरिटी कितना है? 0.1, और वैलेंस फैक्टर कितना है? 3, तो कितना जाएगा? 0.3 नॉर्मल आंसर आ जाएगा। समझ आई बात? इस तरह से करते हैं। ओके, क्लियर है ना?
इंटरेस्टिंग है, ये चीज़ ध्यान रखना है ना, नोट कर लो अपने नोट्स में। देखो नेक्स्ट देखते हैं, ये कंसंट्रेशन के बहुत सारे सवाल थे। अब अपन किधर चलते हैं, वेपर प्रेशर वगैरह इन पे चलते हैं, राउल्ट्स लॉ पे इनके सवाल जो है वहां पे लेते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर टू लिक्विड्स ए बी जो है, पी नॉट बी जो है ज्यादा है पी नॉट ए से, एंड दियर सॉल्यूशन विद टेंपरेचर आर शोन इन ग्राफ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच। हम्म कौन सा करेक्ट मैच है, थोड़ा क्वेश्चन में ऑप्शंस में गड़बड़ है। देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि कौन सा ग्राफ ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा ग्राफ बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और कौन सा ग्राफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे 3 ग्राफ है ना, तो तीनों ग्राफों में वेपर प्रेशर दे रखा है किसी टेम्परेचर के लिए, है ना, 1 2 3 डिनोटेड है। हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ग्राफ ए का है, कौन सा बी का है, और कौन सा सॉल्यूशन का है, यानी कि ए और बी दोनों को जब अपन मिक्स करें तब। तो बताओ क्या सही होगा इसमें। और पी नॉट बी जो है वो पी नॉट ए से ज़्यादा है, यानी बी ज़्यादा वोलेटाइल है, बी ज़्यादा वोलेटाइल है। अब देखो कैसे करेंगे इस सवाल को, कर सकते हो, क्या करोगे। देखो जब अपन कोई फिक्स टेम्परेचर लेते हैं, तो उस फिक्स टेम्परेचर पे जो वेपर प्रेशर मिल रहा है वो सबसे ज्यादा किसका मिल रहा है, एक का सबसे ज्यादा है, फिर दो का है, और फिर तीन का है ना। तो एक का सबसे ज्यादा है, फिर दो का है, फिर तीन का है, तो एक नंबर जो है, एक नंबर पी नॉट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा अगर दोनों को मिलाएं, ए और बी को, है ना, एंड देयर सॉल्यूशन। क्योंकि देखो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर आएगा, हमने एक ग्राफ खींचा था, जैसे इसमें ए का ग्राफ ऐसा होता है, बी का ग्राफ ऐसा होता है, और सॉल्यूशन का ऐसा होता है ना। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर तो हमेशा क्या रहता है, ऊपर ही रहता है। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर तो ऊपर ही रहेगा, यानी कि जो एक नंबर ग्राफ है वो किसका होना चाहिए, सॉल्यूशन का होना चाहिए। तो ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा मेरे को लगता है अपन को करेक्ट करना पड़ सकता है ना। तो इस ऑप्शन को छोड़ दो, एक नंबर जो है वो तो किसका होगा, सॉल्यूशन का होगा। उसके बाद में दो और तीन जो है वो बी और ए के होंगे, है ना। एक मिनट, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है, और दोनों ही वोलेटाइल तो है, टू लिक्विड्स ए एंड बी एंड देयर सॉल्यूशन विद टेंपरेचर आर शोन इन ग्राफ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच। ठीक है, एक नंबर सॉल्यूशन का हो गया, और दो नंबर किसका हो जाएगा, बी का हो जाएगा, और तीन नंबर किसका हो जाएगा, ए का हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर ही होगा। ऑप्शंस में थोड़ा गड़बड़ लग रहा है मेरे को। ठीक है, हाँ फिक्स टेम्परेचर पे चेक करेंगे ना, कोई फिक्स टेम्परेचर पे हम कंपेयर कर रहे हैं तीनों में, नहीं आई बात समझ में, बताओ कोई डाउट है, नहीं है। देखो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन ना हो, एक अपन एग्जांपल ले लेते हैं एक बार, चलो इसको हटा देता हूँ मैं। जैसे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कहाँ पे लाई करेगा, है ना। सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है पीटी, वो कितना होता है, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स भी होता ही है ना। ग्राफ में नहीं जाते, ग्राफ में ना जाके अपन सीधा ऐसे ही एक कोई एग्जांपल ले लेते हैं एक बार। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो पी नॉट ए जो है, पी नॉट ए कम है, उसको तो मैं ले लेता हूँ 100, है ना, 100 mm ऑफ जी है। एक्स से जो है उसको ले लिया मैंने, मान लो 0.3 मोल, मोल फ्रैक्शन उसका। फिर पी नॉट बी जो है मान लो कोई 200 ले लेता हूँ, और एक्स भी कितना लेना पड़ेगा, 0.7 लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का मोल फ्रैक्शन क्या होता है, 1 होता है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखो कितना आएगा, ये आ जाएगा 30 प्लस ये कितना आ जाएगा 140, तो कितना आ रहा है, 170 ही आ रहा है। तो 170 100 से तो ज्यादा नहीं, 200 से
कम है ना, तो यानी कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर रहने वाला है वो बीच में रहेगा। आप इसको ऐसे समझिए, है ना। ऑप्शन ठीक है अपनी, है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है अब तो अगर मान लो वो वाला जो ग्राफ था अपना सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन के साथ, उसमें तो पीटी को अपन ऊपर दिखाया था, है ना। लेकिन अगर सेम टेम्परेचर पे देखें तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एक्चुअल में इंटरमीडिएट आएगा दोनों का, पी नॉट ए और पी नॉट बी के बीच में कोई वैल्यू आएगी, क्योंकि कुछ फ्रैक्शन इसका पी नॉट ए से मिलने वाला है, कुछ फ्रैक्शन पी नॉट बी से मिलने वाला है। तो सॉल्यूशन का ग्राफ तो बीच वाला हो गया, सबसे ऊपर वाला बी का हो जाएगा और सबसे नीचे वाला ए का हो जाएगा, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है अब तो। इस एग्जाम्पल से समझ लो, आप डेटा से समझो, कोई डेटा आप एग्जाम्पल लेके देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि अच्छा पीटी जो है पी नॉट ए और पी नॉट बी के बीच में रहने वाला है। नेक्स्ट, an ideal solution is made by mixing 2 moles of A and 3 moles of B। ए पी नॉट ए दे रखा है और पी नॉट बी दे रखा है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज, ये तो कर लोगे फटाफट, है ना। पीटी निकालना है, रॉल्स लॉ, बहुत ही आसान, फटाफट कर लीजिए। एक्स ए की वैल्यू और एक्स बी की वैल्यू आ जाएगी, पी टी बराबर आ जाएगा पी नॉट ए, पी नॉट ए तो कितना है 800 इंटू एक्स ए कितना है 2/2 + 3 प्लस पी नॉट बी कितना है 200 और एक्स बी कितना है 3/2 + 3, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5 किया जाएगा 320, है ना। 5 800 में 5 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 160, 160 इंटू 2 320, और ये जाएगा 40 इंटू 3 120, तो कितना आ जाएगा 440 mm ऑफ Hg। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी कर दिया। नेक्स्ट सवाल देखो, ये 20 ग्राम ऑफ ईच ए एंड बी आर मिक्स टू मेक सॉल्यूशन। अगर पी नॉट ए पी नॉट बी दे रखा है तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, दोनों के मोलर मास दे रखे हैं 20 और 200, कर लोगे, मोल्स निकाल लोगे पहले, मोल्स निकालने के बाद में पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, मोल्स निकालने के बाद मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन निकालने के बाद पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, कर सकते हो, आसान है। ये सेल्फ के लिए मैं छोड़ रहा हूँ। ये देखो, एट 88 डिग्री सेंटीग्रेड प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एंड प्योर टोल्यूइन आर 900 660, इफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन 88, द मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H6 इन सॉल्यूशन इज। देखो क्या है, ये बॉइलिंग पॉइंट 88 डिग्री सेंटीग्रेड दे दिया, और ये कह रहा है कि 88 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी इनके कितने हैं, प्योर के 900 360 है, और जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना दे दिया 88 डिग्री सेंटीग्रेड दे दिया, तो मोल फ्रैक्शन, और ये टॉर में दे दिया है, ठीक है, क्या दे दिया है, टॉर में दे दिया है। तो अपना एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर जब वेपर प्रेशर हो जाता है तो क्या आ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है ना। चलो सोच के देखिए क्या करेंगे, इसमें सॉल्व करो। क्या करेंगे इस सवाल में, टॉर किसका यूनिट होता है, जो ऑफ Hg होता है वो टॉर ही होता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है हमारा, पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर टॉर में कितना हो जाता है 760 टॉर होता है, 760 ऑफ Hg होता है ना। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो कितना होता है
760 टॉर होता है। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के बराबर हो जाता है, तो सॉल्यूशन क्या होना शुरू हो जाता है, बॉयल होना शुरू हो जाता है। ये बात मैंने आपको समझाई या नहीं समझाई बताओ। सॉल्यूशन की बॉइलिंग कब स्टार्ट होती है, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के, सॉल्यूशन की टोटल वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है, उस समय बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे हमें पीटी दे रखा है, एक तरह से देखा जाए तो फॉर्मूला हमारा क्या है, पीटी इज इक्वल टू पी नॉट बेंजीन टाइम्स पी नॉट टॉल्यूइन, है ना। पी नॉट बेंजीन एक्स बेंजीन प्लस पी नॉट टॉल्यूइन टाइम्स एक्स टॉल्यूइन, ठीक है। तो हमें C6H6 किसका फॉर्मूला है, बेंजीन का, टॉल्यूइन का, बेंजीन का, यानी कि बेंजीन के मोल फ्रैक्शन निकालना है ना। तो देखो इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी पीटी तो हो गया 760, पी नॉट बेंजीन हो गया 900, एक्स बेंजीन निकालना है प्लस पी नॉट टॉल्यूइन कितना 360। अब एक्स टॉल्यूइन की जगह क्या रख देंगे, 1 माइनस एक्स बेंजीन रख देंगे। तो एक सिंगल इक्वेशन हो गई। इसको जब सॉल्व करोगे तो मेरे ख्याल से बी ऑप्शन आ जाएगा, 20/7 आना चाहिए, है ना। ठीक है, तो इसमें बी जो है करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से भी इसको सॉल्व जब करोगे तो एक्स बी की वैल्यू आ जाएगी 20/27, ये आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात, अच्छा सवाल है ना, कंसेप्चुअल लॉजिकल बेस्ड सवाल है। आगे बढ़े, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, एक सॉल्यूशन है 1/4 मोलर रेशो पेंटेन टू हेक्सेन, मतलब मोलर रेशो यानी कि जो मोल्स का रेशो है ना, मोल्स ऑफ पेंटेन डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ हेक्सेन, इसका रेशो कितना है 1/4। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर हाइड्रोकार्बन्स एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड आर 440 ऑफ पेंटोन पेंटेन एंड 120 ऑफ हेक्सेन। सॉल्यूशन का कितना होगा, निकाल लोगे ना। देखो अगर मोल्स का रेशियो दे रखा है तो आपको जो मोल फ्रैक्शन का वैल्यू आएगा, एक्स पेंटेन तो क्या आ जाएगा 1/1+4, और एक्स हेक्सेन क्या आ जाएगा 4/1+4। तो दोनों के मोल फ्रैक्शन आ जाएंगे, दोनों के मोल फ्रैक्शन आने के बाद में फॉर्मूला लगाओगे पीटी इज इक्वल पी नॉट, ठीक है, सेल्फ कर लेना। नेक्स्ट गिवन ग्राफ है, द वैल्यू ऑफ ए से डी एज पर रॉल्स लॉ इज ए डी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। देखो ए डी, क्या ए डी यहां से लेके यहां तक की हाइट किसके बराबर है, ए बी प्लस ए सी, क्या ए बी प्लस ए सी के बराबर है ए डी, पहली बात तो है। दूसरा ए डी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी डी, यानी कि ए सी प्लस सी डी के बराबर है। तीसरा ए डी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, तीसरा इज इक्वल टू क्या, देखो ए डी बराबर, तीसरा कह रहा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, क्या ए डी इसके बराबर है, हम्म हम्म। और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। देखो यहाँ पे एक गड़बड़ होती है, क्योंकि एडी ए से डी, ये जो टोटल वेपर प्रेशर है वो किसके वेपर प्रेशर के बराबर होगा, ए के वेपर प्रेशर प्लस बी के वेपर प्रेशर। तो एडी जो है, एडी ये ए बी प्लस ए सी तो है ही जी, ये तो है, बिल्कुल सही है या नहीं है भाई। ए का वेपर प्रेशर प्लस बी का वेपर प्रेशर उस मोल फ्रैक्शंस पे, उसका सम क्या होगा, हमारा एडी के बराबर होगा। फिर दूसरा है एडी बराबर ए सी प्लस
सी डी, ए सी प्लस सी डी, ए सी प्लस सी डी के बराबर है क्या? बताओ, सोचिए, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा नहीं ज्यादा। देखो, पहला ऑप्शन में तो ए डी बराबर ए बी प्लस ए सी है ही जी। ए बी की वैल्यू क्या ले लिया, पी ए, जो कि पी नॉट ए एक्स है। ए सी की वैल्यू क्या है, पी बी, जो कि पी नॉट एक्स भी है। और ए डी बराबर क्या हो जाएगा, पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी है। तो यहां से देखो ए बी प्लस ए सी आ जाएगा। ए बी प्लस ए सी ग्राफ में आपको ऐसे दिखेगा नहीं, ग्राफ में आपको ए सी प्लस ए बी प्लस ए सी वो फील नहीं आ रही कि भाई ये ए डी के बराबर है या नहीं है। तो आप उसको रॉल्ड फॉर से देख सकते हो, है ना। लेकिन दूसरे में ए डी बराबर ए सी प्लस सी डी है क्या, ए डी बराबर ए सी प्लस सी डी, ये तो है ही जी, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो मैथमेटिकली ग्राफ से दिख रहा है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन भी सही है। तो पहला और दूसरा दोनों सही है, ए बी ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। ये देखो, टू लिक्विड्स हैं ए एंड बी आर मिक्स टू मेक इक्वी मोलर सॉल्यूशन, दोनों के इक्वल मोल्स लिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर ऑफ द सॉल्यूशन। बताओ ए के वेपर में कितने हो सकते हैं मोल फ्रैक्शन। वाई ए बराबर क्या होता है, वाई ए बराबर क्या होता है, पी ए अपॉन पी टी होता है, होता है नहीं होता। तो पी ए तो कितना हो जाएगा, पी नॉट ए एक्स ए, और ये कितना हो जाएगा, पी नॉट ए एक्स ए प्लस इक्वी मोलर है। पी नॉट ए कितना 300, एक्स ए कितना 1/2, ये 300 इंटू 1/2 प्लस 200 इंटू, तो सॉल्व कर लो, आंसर क्या आया देखो, 150, या फिर 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 300 प्लस 200, तो ये 3/5 ही आएगा। तो कितना आ जाएगा, 0.6 आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला बेस्ड सवाल। नेक्स्ट, बेंजीन टोल्यूइन आइडियल सॉल्यूशन है इन विच मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इज 0.6 इफ पी नॉट बी बराबर 900 और पी टी बराबर 360। तो फॉलोइंग वे भी निकाल लोगे, पी टी दे रखा है, पी नॉट बी दे रखा है, पी नॉट बी दे रखा है, पी टी दे रखा है, और मोल फ्रैक्शन बेंजीन का दे रखा है, टोल्यूइन का 0.4 हो जाएगा। तो आपको निकालना है टोल्यूइन का वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन निकालना है, वो ध्यान रखना। तो निकालोगे ना, फॉर्मूला यूज करके निकालना है। नेक्स्ट, ठीक है, तो ये तो आप अपना सेल्फ पे रख लीजिए, करके देखना, ठीक है, जरूर जरूर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर कंपोजिशन ऑफ वेपर ओवर इक्विमोलर आइडियल सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन। कर लोगे, है ना। वेपर विल बी रिचर इन टोल्यूइन, वेपर विल बी रिचर इन बेंजीन, किस में रिचर होगी, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, तो बेंजीन ज्यादा बनेगा ना वेपर, बताया ना मैंने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड में। तो बेंजीन की वेपर ज्यादा बनेगी। नीट 2016 में आएगा क्वेश्चन, नीट 2016 बहुत टफ माना जाता है, पर ये आसान क्वेश्चन है। 16 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कंपोजिशन ऑफ वेपर ओवर ए आइडियल सॉल्यूशन लिया 1 मोलर मिक्सर 1:1 बेंजीन टोल्यूइन इज करेक्ट, एज्यूम दैट टेम्परेचर इज कांस्टेंट एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, वेपर प्रेशर 20, बेंजीन का 12.8 है और इसका 3.85 है। तो वेपर विल कंटेन ए हायर परसेंटेज ऑफ टोल्यूइन, हायर, वही हो गया, सेम ही सवाल, है ना, हायर परसेंटेज ऑफ बेंजीन। Next, PA, PB are the vapor pressures of pure liquid components of A and B respectively. चलो आप ट्राई करो इस सवाल को, पी वाई क्यू आपको ट्राई करो, फिर मैं उसको सॉल्व कराता हूँ, पता इसका क्या आंसर आएगा।
क्या हो गया इसका आंसर? हम्म, सिंपल सा सवाल है, बताओ क्या जाए। हमें खाली केवल एक का मोल फ्रैक्शन लेना है, ए का, यानी कि बी को गायब करना है। तो पीटी बराबर क्या होता है? पी नॉट ए एक्स ए। तो एक्स बी को गायब करना है ना, कुछ नहीं तो कह रहा है। तो क्या करना है, एक्स बी की जगह क्या रख दोगे? बस बता दो कौन सा आंसर आया, है ना, आ जाएगा। डी आया क्या? ए सॉल्यूशन हैज A solution has 1:4 मोल रेशो परसेंट पेंटेन टू हेक्सेन, वेपर प्रेशर दोनों का दे रखा है। द मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन इन वेपर फेज वुड भी, कर लोगे। वाई पेंटेन निकालना है तो फॉर्मूला हो जाएगा वाई पेंटेन के लिए, है ना, क्या हो जाएगा, पी पेंटेन, पी नॉट पेंटेन एक्स पेंटेन प्लस पी नॉट पेंटेन एक्स पेंटेन प्लस पी नॉट हेक्सेन एक्स हेक्सेन, हो जाएगा। ठीक है ना, खुद कर लेना। फॉर्मूला बेस्ड सवाल। वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड्स पी एंड क्यू आर 80-60 रेस्पेक्टिवली, द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सिंग, कर लोगे। करना है, सेल्फ प्रैक्टिस के लिए करना। फिर वेपर प्रेशर CH3 का और इसका दोनों का दे रखा है इतना इतना। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय 0.25 मोल है, इतना है, कितना होगा, कर लोगे। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है, दोनों के मोल्स दे रखे हैं, मोल फ्रैक्शन वगैरह निकाल के सब कर लोगे। ये भी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। करेक्ट वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन एट 45 डिग्री सेंटीग्रेड व्हेन बेंजीन, देखो ये नीट 2021 में आया हुआ है, अभी लेटेस्ट है, 2-4 साल पुराना, तो उसको सॉल्व कर लीजिए। करेक्ट वैल्यू ऑफ प्रेशर ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन इतना दे रखा है, बोले वैसे तो सिंपल ही है, 3:2 दे रखा है, तो फटाफट कितना आ जाएगा, आंसर ही निकाल लेते हैं। 280 है, और बेंजीन, और रेशो किसका है, बेंजीन और ऑक्टेन का, तो ये जाएगा 3/5 प्लस 420 इंटू 3/5, तो कितना हो जाएगा, निकाल लो फटाफट निकाल लो। ये कितना हो गया, 56 इंटू 3 प्लस ये हो जाएगा 84 इंटू, ये 2/3 करो ना, तो ये कितना हो जाएगा, 84 इंटू 2। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा 336। ठीक है, बहुत आसान है 2021 में, देखो नीट में। वेपर प्रेशर कैन बी ऑब्जर्व्ड इन, कैसे, ओपन वेसल में कर सकते हैं क्या, क्लोज वेसल में, इधर ऑफ दीज नीदर ऑफ दीज, क्लोज वेसल में चाहिए वरना तो वेपर उड़ती रहती है ना। वेपर प्रेशर तो क्लोज वेसल में प्रेशर देख पाएंगे। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्शन है, ए लिक्विड से गैस, केपी दे रखा है, इसका वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड कितना होगा। तो जो केपी होता है वही तो क्या होता है, वेपर प्रेशर के बराबर होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर ही होता है ना, मैंने बताया आपको। वेपर प्रेशर इज इक्वल टू केपी, बताया था ना, वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही होता है। नेक्स्ट देखो, ये लिक्विड इज कैप्ड इन टू वेसल्स एट सेम टेम्परेचर, चलो ये देख लेते हैं। लिक्विड है कैप्ड इन टू vessels at same temperature. In second vessel, a glass plate of negligible mass with a small hole is kept over a liquid. The correct relation between the vapor pressure in container 1 P1 and vapor pressure in container P2 is, दो टू वेसल्स है, हाँ, दो वेसल्स इस तरह से ले रखे हैं, और in second vessel a glass plate of negligible mass with a small hole is kept over the liquid. यहाँ पे हमारा लिक्विड है और यहाँ पे लिक्विड है। अब क्या कह रहा है कि द
अब इसके ऊपर क्या किया हमने, देखो एक प्लेट रख दिया, पूरे में प्लेट रख दिया ऐसे, लेकिन इस प्लेट में क्या कर दिया हमने, छोटा सा होल कर दिया, छोटा सा होल कर दिया, ऐसा ऐसा बात। अब इससे क्या होगा देखो, यहाँ पे कुछ वेपर बनेगी जिसकी वजह से कुछ वेपर प्रेशर होगा, और यहाँ पे भी कुछ वेपर बनेगी जिसकी वजह से कुछ वेपर प्रेशर होगा। तो सवाल यह है कि इसका वेपर प्रेशर अगर P1 है, इसका वेपर प्रेशर P2 है, तो बताओ कौन सा ज्यादा कौन सा कम होगा? क्यों? मास नेग्लिजिबल है, पर एरिया तो ऑक्यूपाई कर रहा है ना। तो बताओ, देखो यही गड़बड़ है ना। मैंने आपको वेपर प्रेशर के बारे में बताया था, जैसे यहाँ पर कम एरिया से लिक्विड बाहर निकलेगा, लिक्विड कम एरिया से बाहर निकलेगा, लेकिन वेपर प्रेशर कभी सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है क्या? बताओ, वेपर प्रेशर केवल और केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो दोनों का वेपर प्रेशर क्या होगा? सेम ही हो जाएगा। समझ में आई बात? ये मत कर देना कि ये कम एरिया से बाहर निकलेगी वेपर, तो इस वजह से P1 जो है वो ज्यादा रहेगा P2, ये लॉजिक इसमें काम नहीं करेगा, क्योंकि वेपर प्रेशर डू नॉट डिपेंड अपॉन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया पे तो डिपेंड ही नहीं करता वेपर प्रेशर, केवल और केवल किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इसके अलावा किसी पे ही नहीं। नेक्स्ट। हम्म चलो ये इक्विलिब्रियम, उसमें इक्विलिब्रियम वाले पार्ट में आ जाएगा। वन स्टेटमेंट है कि, बताओ, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज डिपेंडेंट ऑन इट्स नेचर। दूसरा है, टू लिक्विड्स कैन नेवर हैव सेम वेपर प्रेशर। क्या सही है क्या गलत? पहला वाला सही है क्या? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज डिपेंडेंट ऑन इट्स नेचर, नेचर पे डिपेंड करता है क्या? करता है नहीं करता? हम्म करता है ना, मोर वोलेटाइल लेस वोलेटाइल, तो ये तो करेक्ट है। दो लिक्विड्स का क्या वेपर प्रेशर सेम हो ही नहीं सकता कभी? हो सकता है ना भाई? एक इक्वल टेम्परेचर पे मान लो अलग अलग हो, पर किसी का टेम्परेचर बढ़ा के घटा के बराबर तो ला ही सकते हैं ना। हो सकता है। तो दोनों, ये तो क्या है, गलत, पहला सही है और दूसरा गलत, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा ना। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग लिक्विड्स इन सेम टेम्परेचर? देखो, इनके वेपर प्रेशर का हमें ऑर्डर देखना है। बेंजीन, एथेनॉल, वाटर, एसीटोन। देखो सबकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। बेंजीन का तो ये हो गया, फिर एथेनॉल का C2H5 OH, वाटर का H2, एसीटोन का CH3C डबल बॉन्ड O CH3। ये चारों का स्ट्रक्चर हो गया। अब इन चारों में ये बताइए आप, हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज्यादा किस में होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज्यादा किस में होगा? बेंजीन में हाइड्रोजन बॉन्ड है क्या कहीं पे? ऑक्सीजन है बेंजीन में? क्या बात करते हो तुम लोग, हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज्यादा किस में होगा? जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है, जब दो ऑक्सीजन के बीच में एक हाइड्रोजन आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? एच बॉन्ड बोलते हैं। जिस कंपाउंड में सबसे ज्यादा एच बॉन्ड होगा वो ज्यादा वोलेटाइल होगा या कम? जिस कंपाउंड में ज्यादा एच बॉन्ड होगा वो ज्यादा उड़ेगा या कम उड़ेगा? है, सोच के देखो। आपके ऐसी सहेलियां हैं आपके पास में बैठी है, आप कह रहे हो कि नहीं मैं खड़ी होकर बाहर जाऊंगी, और वो बोलेगी नहीं बैठ, तो आप उड़ोगे क्या? मतलब आप बाहर जाओगे क्या कहीं पे? तो एच बॉन्ड ज्यादा होने से वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होगा ना।
एच बॉन्ड किस में ज्यादा होगा, जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा बीच में एक दूसरे के आएंगे, किस में आएंगे, इन दोनों को तो भूल ही जाओ। तो यही दो रह गए ना जिसमें एच बॉन्ड सबसे ज्यादा बनेगा, एथेनॉल या वाटर। अब वाटर या एथेनॉल में से किसमें होता है एच बॉन्ड ज्यादा? हम्म, वाटर में ज्यादा होता है, क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो हर वाटर मॉलिक्यूल दो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। एथेनॉल तो क्या करेगा, एक हाइड्रोजन बॉन्ड ही बनाएगा। तो वाटर का सबसे ज्यादा एच बॉन्ड होगा, तो वाटर का सबसे कम वेपर प्रेशर होगा उस टेम्परेचर पे, है ना। तो थर्ड का सबसे कम। फिर उसके बाद में किसका नंबर आएगा, एथेनॉल का जाएगा। अब इसमें और इसमें आते हैं, एसीटोन और बेंजीन में, है ना। तो बेंजीन और एसीटोन में से बेंजीन में तो देखो एच बॉन्ड बनने की कोई संभावना है ही नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है। यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों है, तो हो सकता है कि कोई कार्बन का हाइड्रोजन के साथ एच बॉन्ड थोड़ा सा पार्शियली बना दे। तो चार क्या आ जाएगा, दो से ज्यादा किसका होगा वेपर प्रेशर, चार का। फिर सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर किसका होगा, बेंजीन का, एक का, क्योंकि बेंजीन में तो कोई हाइड्रोजन बॉन्ड बना ही नहीं रहा एक बेंजीन दूसरे के साथ में, तो बेंजीन क्या होगा, इजीली बाहर आ जाएगा। समझ में आया बात? तो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया क्या ये है? ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, 3 मोल 6 मोल पी डॉट पी टी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कर लोगे, फॉर्मूला बेस्ड। 1.01 मोल पोटास एलएफ इज डिजोल्व इन 5 ml नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन कर लोगे। ठीक है, पोटास एलएफ को देख लेना फॉर्मूला, उसका वैलेंस फैक्टर वगैरह देख लेना। फाइंड द वेट ऑफ H2SO रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 2 लीटर सेमी नॉर्मल एक्वस सॉल्यूशन। देखो कंसेंट्रेशन के सवाल काफी कर चुके हैं, पर ये आप कर लेना। ठीक है, ये कुछ और सवाल है, ये भी आपको करना है कंसेंट्रेशन से रिलेटेड। ठीक है, ये कुछ कंसेंट्रेशन से रिलेटेड सवाल वगैरह हैं, तो एक बार आप इनको देख लेना। ठीक है, अभी के लिए इतना ही।